तो चलते हैं अपने क्लास पर। एक बार आप लोग सब कंफर्म कर दीजिए कि आप लोग को वॉइस अच्छे से आ रही है, स्क्रीन अच्छे से दिख रहा है कि नहीं। एक बार सभी बता दीजिए। ठीक है, अब सब ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी क्लास पर। अब आधुनिक भारत है, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में है। और जो सबसे पहले जो टॉपिक यहाँ पर निकल के आती है उसमें एक तो राष्ट्रवादी आंदोलन, जिसे हमने चरण देखा था, इसमें हमने प्रथम चरण देख लिया था। अब जो है आपका द्वितीय चरण आएगा, यानी दूसरा चरण निकल के आता है। ये चरण जो रहेगा वो आपका 1905 से 1919 तक के लिए रहेगा। ठीक है, 1905 से 1919 तक के लिए रहेगा और ये भी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने अभी 1885 से 1905 तक देख लिया है, अब हम आगे का चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब आधुनिक भारत में मॉडर्न हिस्ट्री में आपका ये टॉपिक निकल के आता है उग्रवादी चरण, जिसे हम गर्मपंथी चरण कहते हैं। उदारवादी चरण को हम देख चुके हैं, अब उग्रवादी चरण को देखेंगे। इसमें हम जो अपने उदारवादी में पढ़ा था, जैसे उदारवादी का चरण क्या है, विचारधारा क्या है, कारण क्या था, ये सब चीजें हमने पढ़े थे। नरमपंथी, ठीक है, और एक गर्मपंथी हो गया। तो यहाँ पर जो आपका आधुनिक भारत है, गर्मपंथी जो है, वो उग्रवादी चरण है। इनके बारे में अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद ये 3 चरणों में जो काल विभाजन है इसका, वो है आपका तीसरी चरण। यानी ये देखो, पहला एक उदारवादी चरण कहलाएगा, नरमपंथी विचारधारा वाले लोग आते हैं इसमें 1885 से 1905। फिर उग्रवादी चरण वाले आते हैं गर्मपंथी विचारधारा से 1905 से 1919, और गांधीवादी चरण वाले 47 तक के। तो ये 3 चरणों में है, जिसका हम चरण दूसरा पढ़ेंगे। और इसमें जो हम टॉपिक पढ़ते हैं, बंगाल विभाजन से शुरुआत होती है 1905 से। तो ये बंगाल का विभाजन है, और आप देख सकते हैं बंगाल विभाजन होता है, एक आपका बंगाल हो जाता है, एक ईस्ट बंगाल हो जाता है। तो ये 1905 में होता है। इसमें उग्रवादी चरण क्या है, विचारधारा क्या है, कारण क्या है, गरम दल के नेता कौन थे, बंगाल विभाजन क्या है, स्वदेशी आंदोलन क्या है, होम रूलिंग क्या है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। उग्रवादी चरण को पढ़ रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब उग्रवादी चरण जो है, वो सबसे पहला टॉपिक है इसका गठन 1905 से 1999 में। यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो उदारवादियों द्वारा किए जा रहे प्रार्थना प्रतिवेदन और लंदन यात्रा से जब कुछ ठोस हासिल नहीं हुआ, तब जो है भारतीय जनमानस के असंतोष में वृद्धि हुई। यानी यही मतलब है कि जैसे जो उदारवादी लोग थे वो अपना नरमपंथी के लोग थे, वो लोग हिंसा नहीं करना चाहते थे, और शांतिपूर्वक धैर्य से जो है अपने आप को संवैधानिक तौर से देश को आजादी दिलाना चाहते थे। अब जब ज्यादा अगर इस तरह से अगर चलते रहेंगे तो जरूर है कि सामने वाला मानेगा नहीं, तो हमें थोड़ा सा सख्ती से आना पेश पड़ेगा। तो ऐसा वहां लोगों की विचारधाराएं थी। एक तो कह रहा था नहीं, हम जो है हिंसा नहीं करेंगे, ठीक है, और एक जो गा रहा था उग्रवादी चरण निकल के आएगा, जिसमें हिंसात्मक जो है वो जीतेंगे। ठीक है, हिंसात्मक के तौर पर जो है वो लोग जीत पाएंगे, अपना देश को आजाद करेंगे। तो अब यहीं से गठन होता है उग्रवादी चरण का 1905 से। अब यहीं पर देखो बात करते हैं, भारतीय जनमानस के बढ़ते इस असंतोष ने गर्मपंथी विचारधारा को जन्म दे दिया। नहीं, हम लड़ के देश आजाद करेंगे अपना। अब 19वीं सदी के अंत में जब उदारवादी राजनीति की आलोचना होने लगी थी, तो इसी के साथ जो है राजनीति में उग्रवादी चरण का उदय हुआ। और उग्र नेताओं का मानना था कि कांग्रेस की आवेदन निवेदन की नीति से भी कुछ हासिल नहीं होने वाला है, और नरमपंथियों की विधि को जो है 3P के रूप में जाना जाता है। यानी एक तो पहले प्रार्थना करेंगे, फिर दूसरा पिटीशन डालेंगे, याचिका करेंगे, और तीसरा प्रोटेस्ट करेंगे, विरोध करेंगे। तो इस कारण से ये जो 3P है, यानी 3P, प्रे, पिटीशन, प्रोटेस्ट, और इससे जो है कोई काम बना नहीं ज्यादा, यानी इससे कुछ ज्यादा काम बना नहीं। इसी को देखते हुए यानी उग्रवादी चरण निकल के आता है, लड़के हम अपने देश को आजाद कराएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें उग्रवादी चरण और गर्मपंथी विचारधाराओं को क्या कहना है, यानी उग्रवादी चरण से कहो या फिर गर्मपंथी कहो, इसकी क्या क्या विचारधाराएं हैं, ये भी तो हमें पता पड़ेगा। जैसे इससे पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं, कहानी
विभाजन का भी आ जाता है। तो बंगाल विभाजन पर भी थोड़ा चलेंगे। पहले हम उग्रवादी चरण को समझ लेते हैं। जैसे उग्रवादियों नेताओं को उदारवादी नेताओं की तरह शांतिपूर्ण तरीका यानी प्रार्थना और याचिका में विश्वास नहीं था। उनका यही कहना था कि हम अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे और अगर सरकार नहीं मानती है इसको तो हम सक्रिय भी आंदोलन करेंगे। ठीक है, यानी इनके विरोध जताने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे इन्होंने जुलूस निकाला, हड़ताल किया, उनके सामानों का बहिष्कार किया, विरोध प्रदर्शन किया, ये सब हिंसा पर विश्वास नहीं करते थे। और उग्रवादी नेता अधिक शीघ्र परिणाम चाहते थे, यानी जल्दी से जल्दी जो है हमें परिणाम मिल जाए, जो आज भी होते आ रहा है। बात करते हैं उग्रवादी चरण के उदय के क्या क्या कारण है। जैसे उदारवादी चरण के जो है उदय के काफी सारे कारण होंगे, यानी कहाँ से उत्पन्न हुआ। एक तो राजनीतिक कारण हो सकता है, दूसरा तीसरा जो है आर्थिक कारण, और तीसरा सामाजिक कारण। यानी राजनीतिक कारण का मतलब ये है कि अंग्रेज सरकार द्वारा कांग्रेस की मांग की अपेक्षा करना। अंग्रेज सरकार द्वारा जो है कांग्रेस की मांग का अपेक्षा किया गया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अंग्रेजी सरकार की भारतीयों के प्रति शोषणकारी नीतियां। वही आर्थिक कारण यही है कि ब्रिटिश सरकार का भारतीय वस्तुओं पर अधिक कर लगा देना, टैक्स लगा देना, और पक्षपात पूर्ण नीतियां अपनाना। महामारी व आंकल का प्रकोप आ गया था तब के टाइम में, और भी आर्थिक कारण हो गए थे। बहुत सारे तब के टाइम में जो है बीमारियां फैल गई थी। सामाजिक कारण जो है जैसे भारतीयों के साथ जो है अभद्र व्यवहार करना, हम गोरा हैं तुम काले हो, अंग्रेज सरकार का भारतीयों के प्रति भेदभाव पूर्ण कानून, पश्चिमी सभ्यता को भारतीयों पर थोपना। तो ये सारे चीजें जो है काफी सारे कारण आते हैं उग्रवादी चरण को उत्पन्न होने के लिए। ठीक है, और अब यहीं पर जो है काफी सारे हमारे नेताएं निकल के आते हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक है, और भी कई सारे नेताएं हैं जो उग्रवादी चरण के जो है मेंबर रह चुके हैं। अब इन सभी को पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा ये 1905 से 1999 का आखिर पूरा कहानी क्या है, कैसे ये उत्पन्न हुआ, कैसे क्या हुआ। तो कहानी स्टार्ट यहाँ से होती है बंगाल का विभाजन से। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ बताइए, आप लोग को पता है तो कमेंट करके बताएं, बंगाल विभाजन कब हुआ। हाँ, तो बात करें बंगाल का जो विभाजन है वो आपका 1905 में जाके होता है। और बंगाल विभाजन का निर्णय जो है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा लिया जाता है। बहुत बढ़िया, 2905 नहीं होगा, 1905 होगा, शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, कोई बात नहीं। तो हम चलते हैं अपने कहानी पर। जैसे बंगाल का जो निर्णय है वो कौन लिया था, यानी बंगाल को दो हिस्सों में विभाजित कौन किया था 5 में। इसका कारण प्रशासनिक असुविधा विभाजन हुआ, यानी बंगाल को बांटने का प्रस्ताव जो है 3 को ही ब्रिटिश संसद में रखा गया था, और 20 जुलाई 1905 को ये जो है बंगाल विभाजन के निर्णय की हुई। और बाकी बात कर लेते, विभाजन की घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन की योजना प्रभावी हुई। और विभाजन के बाद जो है एक भाग में पूर्वी बंगाल और असम सम्मिलित आ जाते हैं। ठीक है, ईस्ट बंगाल और असम जो साइड है मैंने अभी मैप में बताया, और जिसकी राजधानी जो है ढाका थी। जैसे मैप में अगर फिर से गौर करने की कोशिश करें तो ये देखिए, ये रहा इसका मैप। ठीक है, एक तो बंगाल है इसका, और एक साइड को जो है यहाँ पर देखो बंगाल, एक साइड को विभाजन हो गया, एक ईस्ट बंगाल हो गया, और इसके साथ जो आता है वो आता है असम। ठीक है, असम आता है, तो ये याद रखना है हमको। ठीक है, और आगे ये जो बंगाल विभाजन जो हो, इसका कहानी काफी बड़ा है। नहीं, लेफ्टिनेंट एक ब्लूम थे, और यहाँ का ये प्रथम गवर्नर बना था बंगाल का। दूसरा भाग जो है पश्चिमी बंगाल था, और बिहार और उड़ीसा मिलकर बना ये बंगाल का आगे जो निकल के आता है साइड। और यहाँ की जो राजधानी है वो कलकत्ता थी, और यहाँ पहला गवर्नर जो है एंड्रयू फ्रेजर बनाया गया। और लगभग 7 अगस्त 1905 को जो है कलकत्ता के क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलनों की घोषणा हुई, यानी स्वदेशी चीज को हम अपनाएंगे, स्वदेश अब जो बना है हम उसी को अपनाएंगे। और 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, क्योंकि विभाजन हुआ था इस टाइम, और को राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी समय अमार सोनार लिखा, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है।
ठीक है। और बाकी बात करते हैं जो एक रविंद्रनाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, अरविंदनाथ टैगोर, इन्होंने 1906 में भारतीय प्रचार कला संस्थान की स्थापना भी करते हैं और स्वदेशी आंदोलनों के प्रचार प्रसार के लिए आश्विन कुमार दत्त ने वरिसल में स्वदेशी बांधवी समिति की स्थापना की। तो 6 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना होती है। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर खोला, ठीक है, बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर खोला। और कांग्रेस के लगभग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ये भी अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने किया था पहली बार, लेकिन स्वराज शब्द का पहला प्रयोग जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। स्वदेशी आंदोलनों का नेतृत्व जो है दिल्ली में सैयद हैदर राजा ने किया था, मद्रास में जैसे चिदंबरम पिल्ले ने किया था, पूना व बंबई में बाल गंगाधर तिलक ने किया था, पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया था। और इस समय जो हितवादी सजीवनी व बंगाली जैसे समाचार पत्र हैं उनके द्वारा विभाजन का काफी विरोध भी किया गया था। जो विभाजन हो रहा था उनके द्वारा काफी विरोध भी किया गया था। तो एक तो आपका जो है बंगाल का विभाजन आ जाता है, फिर इसी के ठीक जो है एक अधिवेशन होता है कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का 1906 में, और 1907 में जाके ये कांग्रेस का जो है विघटन हो जाता है। फिर जो हम आगे पढ़ते हैं 1932-36 में जाके पढ़ते हैं कि लखनऊ समझौता होता है और उसमें फिर से ये सब मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर विघटन होता है 1907 में जाके। और कब? कांग्रेस के जो 1907 के सूरत अधिवेशन है उसमें उदारवादी रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन गरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। उदारवादी और गरमपंथी, नरमपंथी और गरमपंथी वाले लोग, और अत्यंत जो है रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए अंत में। और इस अधिवेशन में जो है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पास करवाए गए 4 प्रस्ताव आते हैं। चारों प्रस्ताव ये है, याद रखना है। पहला प्रस्ताव है स्वदेशी, दूसरा बहिष्कार, तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा एवं चौथा जो को लेकर विवाद गहरा किया गया और गरमपंथी एवं उदारवादी के संघर्ष के कारण अंत में कांग्रेस का विभाजन हो गया। नरमपंथी गरमपंथी उत्पन्न होता है। फिर एक मुस्लिम लीग की स्थापना बात करते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1907 में नहीं 1906 में ही हो जाती है। और बंगाल की घोषणा के बाद, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 को आगा खां के नेतृत्व में ये जो है मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला और जाके मुस्लिम लीग की स्थापना की। और स्थापना ही नहीं की, अभी घोषणा की 30 दिसंबर 1906 को। और इसके जो नवाब सलीमुल्लाह हैं उसके नेतृत्व में किया गया एक बैठक, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है नवाब बकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। और 1908 में अमृतसर में आयोजित मुस्लिम लीग की बैठक जो है उसके जो अध्यक्ष थे वो सर सैयद इमाम थे। और मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की भी मांग इसी में की गई, जिसका सुधार में की गई थी। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार सुन रहे हैं तो है क्या ये मार्ले मिंटो सुधार? मार्ले मिंटो सुधार जो है ये लगभग 15 नवंबर 1909 को अनुमोदन के बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से लागू होता है। और इस मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की जाती है इस मार्ले मिंटो सुधार में। ठीक है, और 1909 में ये जो है मार्ले मिंटो सुधार होता है। और फिर जो है यहाँ पर आगे जो निकल के आता है टॉपिक, दिल्ली दरबार भी आयोजित किया जाता है लगभग 1911 में। तो दिल्ली दरबार को भी हमको पढ़ना है। तो आइए, जैसे दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित होता है, इसमें जो है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ये होता है। और ब्रिटिश सम्राट जो जॉर्ज पंचम है एवं महारानी विक्टोरिया मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु ये दिल्ली दरबार लगाया जाता है। ठीक है, अनुल्ले कमेटी की सिफारिश पर बंगाल का विभाजन 22 दिसंबर 1911 को रद्द कर दिया जाता है और कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया जाता है। यानी जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको फिर रद्द किया जाता है। फिर कलकत्ता से दिल्ली जो है यही दिल्ली दरबार के टाइम में किया जाता है। और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली जो है भारत की नई राजधानी बनती है।
और बंगाल विभाजन का रद्द होने से बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो जाते हैं। यानी 1912 को हमारा जो है बात करते हैं ये जो बिहार है वो अलग होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा बिहार भी निकल के आ जाता है और बंगाल, बिहार और झारखंड यहाँ पर अलग होता है, यानी बिहार और उड़ीसा अलग होता है। और बात करते हैं असम पुनः 1874 इसकी स्थिति में आ जाता है और अब असम में सिलहट भी शामिल था। अब इसे दिल्ली जो है वो आधुनिक दिल्ली की रूपरेखा एडविन ल्यूटेनियस ने हावर्ड बेकर के साथ मिलकर तैयार किया था। ठीक है, ल्यूटेनियस ने जो है दिल्ली में वायसराय भवन, यानी वर्तमान में जो अभी राष्ट्रपति भवन है, तब के टाइम में वायसराय भवन हुआ करता था, और संसद भवन हो गया, इंडिया गेट हो गया, इन सभी का निर्माण जो है ल्यूटसन ने ही करवाया था दिल्ली में। अब यहीं पर जो अगला टॉपिक निकल के आता है वो बड़ा मजेदार है, यानी टॉपिक यही है प्रथम विश्व युद्ध। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आ जाता है, ये सारा टॉपिक इसी में हमको पढ़ना है। अब ज्यादा प्रथम विश्व युद्ध चाहे क्योंकि वो अलग टॉपिक आ जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 28 जुलाई 1914 को होता है, और इसमें जो है मतलब शुरू होता है, और जिसमें एक तरफ जो है जर्मनी, एक ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की थे, दूसरी तरफ फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, इटली, जापान थे। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इन विश्व दिवस में ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, और भारत के लोगों ने, सैनिकों ने, क्योंकि तब के टाइम में तो अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे इसलिए, और हमारे लोगों ने अंग्रेजों के लिए लड़ा और उन्हें जीत दिलाई। इनको जबरदस्ती शामिल होना पड़ा क्योंकि जो हमारे देश पर जो है अंग्रेज शासन कर रहे थे। और गांधी जी ने लंदन में जो है एम्बुलेंस कोर बनाई जो युद्धों में घायल सैनिकों को भी ढोता था। ठीक है, अब यहीं पर जो है 1914 में जो विश्व युद्ध होता है, और 1916 में जाके जो है लखनऊ समझौता होता है। लखनऊ समझौता में कांग्रेस का मैंने शायद 32 बोल दिया था, बाय मिस्टेक। तो 1916 में लखनऊ समझौता, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन किया जाता है। इसके अध्यक्ष जो है अंबिका चरण मजूमदार थे। दो दृष्टि से ये महत्वपूर्ण थे, यानी कांग्रेस से इन्हें पुनः कांग्रेस से निष्कासित और गणपति को कांग्रेस में पुनः प्रवेश कराया, और कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच जो है ऐतिहासिक समझौता हुआ, और लीग के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। यानी एक तो 1906 में अलग होता है कांग्रेस, और यहाँ पर जो है फिर ये जो है आके लखनऊ समझौता में मिल जाते हैं। नरम पति गरम पति का जो अलग हुआ है फिर यहाँ आके मिलते हैं। और फिर जो है अगला टॉपिक निकल के आता है होम रूलिंग आंदोलन। होम रूलिंग आंदोलन जो है एनी बेसेंट की कहानी, यानी एनी बेसेंट और तिलक ने मिलकर होम रूलिंग की स्थापना की, आंदोलन शुरू किया, मतलब आंदोलन था ये, एक आंदोलन शुरू किया, और बाल गंगाधर तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को ये पुनः होम रूलिंग की स्थापना की जाती है। बाल गंगाधर तिलक पर चल रहे हैं तो बाल गंगाधर तिलक की कहानी यहाँ सुनेंगे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म आप देख सकते हैं, इस तरह चलते हम कहानी, लेकिन हम पहले जो है अपने टॉपिक पर चलते हैं। यानी जो होम रूल की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को पुनः होम रूलिंग की स्थापना की जाती है, और जोसेफ इसके अध्यक्ष बनते हैं, एवं जो ये एनसी केलकर है इसके सचिव बनते हैं। और तिलक की जो है होम रूलिंग की कार्यक्षेत्र था वो कर्नाटक में था, महाराष्ट्र में था, जो भी बम्बई, हाँ महाराष्ट्र में था, लेकिन जो बम्बई है उसको छोड़कर था। इसके मध्य प्रांत में, बरार में, ये सारे जगहों पर इनके क्या थे, कार्य क्षेत्र थे। और तिलक ने मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठी भाषा में नामक दो पत्रों से लीग के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया। और एनी बेसेंट ने अपनी लीग की स्थापना जो है सितंबर 1916 में की, और शेष भारत में जो है एनी बेसेंट के कार्य क्षेत्र थी। वही बात करते एनी बेसेंट ने क्या किया, जॉर्ज जो अरुणले है उनको होम रूल लीग संगठन का सचिव बनाया, और जो एक अंडयार है यानी जो भी मद्रास में है उसमें लीग का मुख्यालय स्थापित किया। मोतीलाल नेहरू कहानी आता है, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू एवं तेज बहादुर सप्रू भी बेसेंट की यानी एनी बेसेंट की लीग से जुड़े हुए थे, और एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया एवं कॉमन हिल पत्रिका का प्रकाशन किया। लीग की जो सर्वाधिक शाखाएं थी, एनी बेसेंट की जो लीग स्थापित की गई थी उसकी ज्यादा शाखाएं कहाँ थी, मद्रास में थी। और गोखले की जो सर्वश्रेष्ठ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है उसके सदस्यों की लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी।
ठीक है, क्योंकि वो लोग प्रवेश नहीं कर सकते थे लिंग में। अब यहीं पर है एक आगे निकल के आता है जो वैलेंटाइन सिरोले है, उसने अपनी पुस्तक इंडियन एंटेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा, जिसके लिए तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा भी किया। फिर यहीं से हमारा मॉन्टेग्यू घोषणा आता है 20 अगस्त 1917 को। बाल गंगाधर तिलक, इनका जन्म 23 जुलाई 1856 रत्नागिरी महाराष्ट्र में होता है। इनका बचपन का नाम उपनाम बाल, लोकमान्य भी कह सकते हैं। इन्हें 2 समाचार पत्र लेके, एक केसरी, मराठी में केसरी, अंग्रेजी में मराठा, जो मैंने बताया अभी। इन्होंने 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव और 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव का भी आयोजन किया। इन्होंने द आर्कटिक होम ऑफ वेदास और गीता रहस्यमय नामक जो है पुस्तकों का लेखन किया। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको लेकर रहेंगे। ठीक है। लाला लाजपत राय, ये तो अलग ही निकल के आता है, उग्रवादी चरण के जो है नेता। तो इनके बारे में भी कहानी पढ़ते हैं, पंजाब में जो आते हैं। लेकिन उससे पहले मॉन्टेग्यू घोषणा को पढ़ना पड़ेगा। अब तो ये मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को होता है। मॉन्टेग्यू घोषणा जो है भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का जो है आधार बनता है, और इस घोषणा का उदारवादियों ने भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी, और तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्यवहीन उषाकाल कहा। 1916 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में दैध्य शासन प्रणाली लागू हो गई। पहली बार लोक सेवा आयोग का स्थापना का प्रावधान भी जो है इसी टाइम किया गया, 1919 के अधिनियम के प्रांतों के दैध्य शासन की प्रणाली में। ठीक है। और जो इसके पृथक निर्वाचन मंडल है, उसमें जो है मुसलमानों के अलावा सिखों और गैर ब्राह्मणों को भी शामिल किया गया था। यही हमारा जो है क्रांतिकारी आंदोलन का ये जो है प्रथम चरण कहलाता है। आगे इसका टॉपिक आता है क्रांतिकारियों लोगों का आंदोलन का प्रथम चरण 1905 से 1915। ठीक है। तो ये जो 1905 से 1915 है, ये एक क्रांतिकारी आंदोलन है। यानी इसमें टॉपिक आता है महाराष्ट्र का, पंजाब का, बंगाल का। विदेशी में क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी, विदेश में जाके क्या कहानी है। महाराष्ट्र की कहानी बात करें तो क्रांतिकारियों राष्ट्रवादियों का सबसे पहला केंद्र महाराष्ट्र बना। पूना के चितवान में ब्राह्मणों में सर्वप्रथम स्वराज के प्रति प्रेम की भावना विकास हुआ, और 22 जून 1897 को दामोदर शास्त्री एवं जो बाल कृष्ण चापेकर हैं, उन्होंने पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड एंड एमहर्स्ट की हत्या कर दी, और हत्या के आरोप में चापेकर बंधुओं को फांसी दे गई। ठीक है। और विनायक दामोदर सावरकर जो है, यानी वीर सावरकर है, एवं गणेश सावरकर ने गुप्त स्थान जो संस्था है वो मित्र मेला का गठन किया, और जिसे 1904 में अभिनव भारत कहा जाने लगा। यानी अभिनव भारत ने पांडुरंग पापड़ को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने के लिए, कला सीखने के लिए पेरिस भेजा, और अंत में लक्ष्मण कन्हारे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी। और तिलक ने इस हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा जो अफजल खां है उसकी हत्या से की। इसके बाद तिलक को 18 माह की सजा सुना दी गई, और तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पत्रिका के कारण सजा हुआ, यानी जिन्हें पत्रिका जो पत्र छापते हैं वही छापा गया था इनके द्वारा। अब अंग्रेजों को तो लगा नहीं ये हमारे लिए गलत बोल रहा है, गलत है हमारे लिए, इसीलिए इनको जेल में दिया गया, बंद किया गया 18 माह के लिए। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन कैसे हुआ? तो बंगाल के पहले क्रांतिकारी संगठन जो है अनुशीलता समिति की स्थापना हुई थी 1902 में। ये जो है मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु एवं कलकत्ता में जितेंद्र नाथ बनर्जी और भूपेंद्र नाथ दत्त एवं बरिंदर नाथ घोष द्वारा की गई। इसने युगांधर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया, और इसी समय जो है ब्राह्मण बांधव उपाध्याय द्वारा संध्या एवं अरविंद घोष द्वारा वंदे मातरम प्रकाशित किया गया। और प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। रास बिहारी घोष ने लॉर्ड हार्डिंग पर फेंके गए बम की योजना बनाई, और बरिंद्र घोष एवं अरविंद घोष पर अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला दिया गया, और अरविंद घोष को उचित साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया, और उन्होंने क्रांतिकारी कार्यकलापों से अलग होकर पांडुचेरी में अपना आश्रम ओरोविल स्थापित कर लिया।
ठीक है। अब यहाँ पर पंजाब में क्रांतिकारी कैसे उत्पन्न हुए, लाला लाजपत राय जहाँ के आते हैं, पंजाब केसरी। तो अजीत सिंह लाहौर में जो है अज़ुमन मोहबाने वतन नामक संस्था स्थापित की थी लाहौर में जाके, और उनकी ये संस्था और भारत माता नामक अखबार प्रकाशित किया गया। यानी एक तो पंजाब है, इसमें लाला लाजपत राय का जन्म एक 28 जनवरी 1865 को पंजाब में होता है। इन्होंने पंजाब केसरी और शेर पंजाब भी कहा जाता है इनको। इन्होंने लाहौर से एक साप्ताहिक पत्रिका पीपल निकाला। इन्होंने लाहौर से पंजाबी नामक एवं समाचार पत्र भी शुरू किया। इन्होंने निम्नलिखित प्रकाशित पुस्तकें जैसे अनहैप्पी इंडिया, पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, इंग्लैंड डेबिट टू इंडिया, ये सारी चीजें लिखी। और सन 1828 में इन्होंने सैमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन भी किया, जिसके कारण हुए लाठीचार्ज में ये बुरी तरह घायल हो गए, और अंत में 17 नवंबर 1828 को इनकी महान आत्मा ने पार्थिव देह त्याग दिया। और इन्होंने कहा था कि मेरे सिर पर एक एक लाठी जो ब्रिटिश सरकार है उसके ताबूत में कील साबित होगी। इनके द्वारा लास्ट में जो कहे गए शब्द थे। चलिए आगे, इसके चरण के काफी सारे चीजें आती हैं, जिसका प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया, जनता के समान प्रस्ताव। तो ब्रिटिश की बात कर रहे हैं, यानी विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी। यानी जैसे श्यामाजी कृष्ण वर्मा है, उन्होंने 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करते हैं, और इस सोसाइटी में इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, और इंडिया हाउस नामक हॉस्टल का स्थापना यहाँ पर होता है। यानी इंडिया हाउस के जो सदस्य जो है मदन लाल डिगरा थे, इन्होंने 1 जुलाई 1909 को कर्जन वाइली की लंदन में हत्या कर दी। और मैडम भिकाजी कामा, जिन्हें भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है, इन्होंने 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया और राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। और इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, मैडम भिकाजी कामा को। और मैडम भिकाजी कामा से आपके टीआरई एग्जाम में जो है आपके सवाल आए हैं, प्रीवियस में देख लीजिएगा। ठीक है, यहीं से जो है हमारा जो ब्रिटिश का अगर विदेश में जो बात कर रहे हैं, जो शासन आए थी, क्रांतिकारी जो स्थापना हुई थी, तो यहीं पर हमारा अगला टॉपिक आता है गदर पार्टी। 1913 में स्थापना होता है, जो सोहन सिंह बाखना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना करते हैं जाके। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इसका नाम गदर पार्टी पड़ गया। और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की थी, और इसका मुख्यालय और सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका जो है वहां था। गदर आंदोलन ने सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना की, और राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से काबुल में 1915 में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना करते हैं। और यहीं पर एक आता है ठीक 1914 में कामागाटू मारू। यह एक जापानी जहाज था, जिसे प्रवासी भारतीयों को कनाडा पहुंचाने के लिए गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था, लेकिन उन्होंने कनाडा नहीं उतरने दिया गया, उनको कनाडा नहीं उतरने दिया गया उन लोगों को, और वापस कलकत्ता लाया गया। यात्रियों के अधिकारी के लिए सोहनलाल पाठक के नेतृत्व में शोर कमेटी का भी गठन होता है। फिर यहीं से आगे जो टॉपिक आता है वो आता है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का तृतीय चरण। जो आगे महात्मा गांधी का कहानी आता है, सत्याग्रह होता है, चंपारण सत्याग्रह, बहुत सारे सत्याग्रहें होती है, तो कल के क्लास में वो करेंगे डिटेल से। अब हम प्रैक्टिस सेट पर चलेंगे। बाकी यहाँ पर उदारवादी चरण में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 3 दिसंबर 1903 को विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा जाता है, और फिर यहाँ पर 29 जुलाई 1905 को जनता के सामने प्रस्ताव भी रखा जाता है। फिर 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा की जाती है। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो बता रहे हैं, बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है, बंगाल है उसका। और 7 अगस्त 1905 को इसका विरोध आरंभ होता है, यानी बंगाल विभाजन क्यों किया जा रहा है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो जाता है। ठीक है, बाद में विभाजन को रद्द भी किया जाता है 1911 में जाके। और आगे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, ये क्या है, यानी स्वदेशी लोग, यानी जो ये लोग हैं गर्म पंथी के, वो लोग स्वदेश चीज को बहिष्कार कर रहे थे। स्वदेशी आंदोलन, इसका कार्यक्रम क्या था? कार्यक्रम यही था कि विदेशी वस्त्रों, अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार करना, आर्थिक एवं राजनीतिक निर्भरता का प्रयास करना, स्वदेशी उद्योग को अपनाना। परिणाम यही था, कारीगरों एवं कृषकों को रोजगार मिला जाके,
स्वदेशी उद्योग को अपनाया गया था। और इसमें जो है जैसे स्वदेशी में अपना कपड़ा हो गया, साबुन हो गया, माचिस हो गया, बैंक हो गया, चिकित्सा एवं रसायन, तो ये भी ज्यादा दिन तक चली नहीं, क्योंकि स्वदेशी लोग का जो सामान थे वो तो सस्ते में आता था। और प्लस जो ये मतलब स्वदेशी नहीं, जो अंग्रेज लोग के थे उसका सस्ते में आता था। स्वदेशी लोग थे उन सभी ने अब अगर अपना खुद का सामान इस्तेमाल करने लगेंगे तो ज्यादा मात्रा में उनको सामान चाहिए, तो उनको ज्यादा सामान बनाना भी में टाइम लगता था, और बनाते बनाते तो बताया आपको भाव बढ़ेगा ही, तो ज्यादा दामों में बढ़ने लगा था भाव। इसीलिए लोगों ने ज्यादा दिन तक ये जो है बहिष्कार नहीं कर पाए, फिर से जो लोग है वो विदेशी सामान अपनाने लगे थे। और लास्ट में क्या है, तो लास्ट में 1916 का आता है कहानी, जो 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का फिर से आपस में मिलाप होता है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। फिर होम रूल लीग जो अभी मैंने बताया था क्या है, ये प्रथम विश्व के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी, जो आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित थी, और इस आंदोलन का उद्देश्य राजनीतिक शिक्षा एवं सार्वजनिक बैठकों आदि माध्यमों से स्वशासन प्राप्त करना था। इन इवेंट मद्रास होम रूल लीग की स्थापना की जाती है, बाल गंगाधर तिलक पुणे होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। सो यहाँ तक हमारा जो है ये चैप्टर समाप्त होता है। आगे तृतीय चरण आता है, तो वो पढ़ेंगे कल के क्लास में। अब चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पर। और एक और बात, अगर 8 बज जाता है तो आप लोग क्लास में आ जाइए करिए, बार बार आप लोग को मैसेज करके नहीं कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने कल ही बताया था आप लोग का चैट जो है काफी नीचे आ जाता है। तो आप लोग आज 8 से ज्यादा हो गए थे टाइम, फिर भी आप लोग बहुत लेट आए, मैसेज करने के बाद आए, तो ध्यान देना है आपको हमेशा। अब चलिए प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं। पहला प्रश्न का आंसर दीजिए आप लोग। आवाज ठीक से जा रही है? और पहले प्रश्न का आप लोग आंसर लगाइए फटाफट। और इस बार तो सभी का आना चाहिए, गलत तो होना ही नहीं चाहिए किसी का, क्योंकि बहुत सिंपल सवाल है और क्लास भी आपको ठीक कराया गया है। सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? उदारवादी? नहीं, दो दो 1885 से 1905 को कहा जाता है। उग्रवादी? गांधी युग? गांधी युग में नहीं कहेगा, या ना ही डी कहेगा, आंसर बी ही होना चाहिए। बहुत बढ़िया, अनूप सही है, अनमिका सही है, ठीक है, तो आंसर जो है बी होगा। अगला सवाल, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया वो क्या था? लॉर्ड कर्जन ने जो बेवकूफी किया था उसी के बाद जो है उग्रवादी नेताओं का जन्म होता है। यहीं से जो है अंग्रेजों का बुरा समय आ जाता है, जिसमें जो है अंग्रेजों को मारा जाता है काफी। तो लॉर्ड कर्जन का क्या वो था गलत डिसीजन जिससे ये उग्रवादी पनपते हैं? सिंपल सा बात है, जो जहां से स्टार्ट होता है, डी नंबर 1905 अनु का सही है, क्योंकि बंगाल का विभाजन ही हुआ था ना, उसी के बाद जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तभी ना ये जो है उग्रवादी निकल के आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साधन
उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। क्या वो स्वदेशी आंदोलन किए थे? क्या वो स्वदेशी आंदोलन किए थे या फिर पाश्चात्य शिक्षा का विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार किए थे? नहीं। सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना तथा शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना। विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों, उपाधियों तथा संस्थाओं का बहिष्कार एवं सरकार के साथ असहयोग करना। तो क्या सही होना चाहिए? आपका क्या लगता है क्या कर सकते हैं इसका? ए नंबर होगा, बहुत बढ़िया, ए होगा। देखिए अभी जो मैंने आपको बोला था, मैंने गलत बोला था और आप वही सोच के लगा दिए। तो आपका जो हिसाब से लगता है वो आंसर लगाना है, क्योंकि जैसे पाश्चात्य शिक्षा के विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ये उन्होंने किया था। मैंने यहाँ पर कहा नहीं किया था, तो आपने वही लगा दिया है। तो आपके जो हिसाब से लगता है वो लगाना। तो देखो, पाश्चात्य शिक्षा में विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार जो है उन्होंने किया था। सरकारी संपत्ति को उन्हें क्षतिग्रस्त किया था। विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियों को उसने क्या किया था भाई? उन्होंने स्वदेशी आंदोलन नहीं किया था। ये कौन किए थे? लोगों ने किया था ना। अगला सवाल पर चलते हैं। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता, राष्ट्र की वेदना करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या बिपिन चंद्र पाल? ये भी ठीक सिंपल है। चार का ये नहीं, नहीं। लाला लाजपत राय कहाँ से आ जाएगी? लाला लाजपत नहीं है। पहले जो मैंने अभी बताया था, जितने भी नेताओं थे उनमें सबसे पहले मैंने नाम किनका लिया था, याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक का लिया था। और बाल गंगाधर तिलक ही थे जो सबसे पहले जो है राष्ट्रीय जन्मदाता एवं निर्माता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत सिंपल है, सी नंबर, बहुत बढ़िया है। अनिमिका सही है, अनूप कुमार सही है, एनी बेसेंट थी। हाँ, राजीव रॉय भी सही है, एनी बेसेंट। अगले सवाल पर चलते हैं। कहता है वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था भारत का? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो? अनूप का सही है, अनिमिका का सही है। तो आंसर जो है ए, लॉर्ड कर्जन ही था ना। के प्रमुख नेता क्या थे? गदर पार्टी, जो मैंने अभी लास्ट में आपको बताया था, तो गदर पार्टी के जो नेता थे, प्रमुख नेता, वो कौन थे? पी मित्रा, हरदयाल, या फिर वीरी तिलक, या फिर बिपिन चंद्र पाल? सो आपने क्या आंसर दिया है? बी नंबर, बहुत बढ़िया। अनूप सही, राजीव सही, अनिमिका सही, आपका सही है, हरदयाल थे। अच्छा, ये ठीक है आपने दिया। एक ये सवाल बताइए, गदर पार्टी की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? ऑप्शन दे आपको, 1911, 1912, 1913 या फिर 1914 में? तो क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से, बताएं। 1913 में, बहुत बढ़िया, सही है। अनूप का सही है, राजीव का सही। आंसर जो है 1913 होगा। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंगफोर्ड बैठे थे? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इनमें से कोई नहीं। सी नंबर, बहुत बढ़िया, अनूप सही है, सी नंबर, खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी। राजीव का भी सही है। अगला सवाल कहता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? अरविंद घोष ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने? ये भी बड़ा सिंपल है, जल्दी बताइए। सही है, सबका सही है। आंसर जो है बाल गंगाधर तिलक हुआ। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था, बताइए। मार्ले मिंटो सुधार जो है वो किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, ये बताना है। बताएं। 1909, 1919, 1935, 1942? बहुत बढ़िया,
ए होगा, अनूप का सही, अनिमिका का सही आंसर जो है 1909। 1919 नहीं होगा, ये तो बड़ा दूर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका मार्ले मिंटो लगाना। अच्छा ये बताइए, यह जो है मार्ले मिंटो सुधार है वो तो आपका 1909 में किया गया, वो डेट कौन सा था? 15 नवंबर था। ठीक है, चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम है, क्या है बताइए? सी नंबर, बहुत बढ़िया। सी, सी सही है, मार्ले मिंटो सुधार। और ये मार्ले मिंटो सुधार है किसके लिए, क्यों किया गया था? इसमें जो है मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? बताएं, 1909 क्या इसका सही है? बहुत बढ़िया, 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म सी। भारत में गर्म दलीय आंदोलन को पिता किसे कहा जाता है? गर्म दलीय आंदोलन का पिता किन्हें कहा जाता है? मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल या फिर बाल गंगाधर तिलक? बहुत बढ़िया, डी है, बाल गंगाधर तिलक। चलिए सबका सही है। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? क्या होना चाहिए सही आंसर? क्या आंसर सही है, जल्दी बताएं। डी नंबर, सी नहीं होगा, डी होगा आंसर जो है, अरविंद घोष है। अगले सवाल पर चलते हैं। वर्ष 1909 में मैडम भिकाजी खामा रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? क्या वंदे मातरम करती थी या फिर पैट्रियटर? आंसर जो होगा डी होगा, पैट्रियटर, डी इज द राइट आंसर है। अगला सवाल है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, जल्दी बताइए। सी नंबर, बहुत बढ़िया, 1906 में। तो कहानी यही है कि जो बंगाल विभाजन हुआ था उसकी घोषणा के बाद जो है 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला था, और इसी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा होती है 30 दिसंबर 1906 को। इसको नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में आयोजित किया जाता है और इसमें एक बैठक होती है। इसके प्रथम अध्यक्ष जो है कौन बनते हैं, क्या आपको ये पता है? मुस्लिम लीग के जो है यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष जो है कौन बनते हैं? तो आंसर जो है इसका नवाब बकार उल मुल्क है। पूरा नाम इनका नवाब बकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। ठीक है, चलिए। तो यानी ये मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि मुस्लिम लीग की जो है अध्यक्ष ये थे, ये कह सकते हैं कि जो इसका बैठक हुआ था उसके प्रथम अध्यक्ष ये थे, क्योंकि बैठक तो काफी हुआ था। जैसे 1908 में भी अमृतसर में आयोजित हुआ था मुस्लिम लीग का बैठक, इसके अध्यक्ष जो है सर सैयद इमाम थे। ठीक है, तो ये जो है आपका राइट होना चाहिए। अगला सवाल पर चलते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और इस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग या फिर उपयुक्त सभी? बहुत सिंपल है, डी नंबर, बहुत बढ़िया, उपयुक्त सभी। ना वो पाकिस्तान मांग रहे थे, ना भारत का सांप्रदायिक विभाजन करना चाहते थे, यानी ना द्विराष्ट्र सिद्धांत चाहते थे। तो आंसर जो है इसका सी होगा, पाकिस्तान की मांग। ये डी डी आंसर होगा। ठीक है,
अगला सवाल, 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? सी, एनी बेसेंट, बहुत बढ़िया। बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया, केसरी, या फिर कामरेड, या फिर अल हिलाल? बहुत बढ़िया, बी होगा इसका राइट आंसर, केसरी। लास्ट सवाल है, शायद टाइम हो चुका है, लास्ट सवाल है, शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? सवाल थोड़ा फंसाने वाला है, बहुत बढ़िया, बी लाला लाजपत राय। शेर ए पंजाब कौन हो सकता है? लाला लाजपत राय। अब अगर वही पूछते पंजाब केसरी किसे कहते हैं, लाला लाजपत राय को, तो थोड़ा फंसाने वाला सवाल है, याद रखना है, लेकिन आंसर जो है लाला लाजपत राय होगा। सो आज का क्लास हमारा यहाँ तक एंड होता है। और जो लेट क्लास ज्वाइन हुए हैं, ध्यान देना है आप लोग को, रिकॉर्डिंग जो है आपका आधा घंटे के बाद, यानी अगर तुरंत रिकॉर्डिंग जो है क्लास खत्म होने के बाद अपलोड नहीं होता है, आधा से 1 घंटा टाइम लग जाता है, ठीक है, अपलोड होने में। तो आधा घंटे के बाद आप क्लास में आके लेक्चर में क्लिक करके आप जो है रिकॉर्डिंग सेक्शन देख सकते हैं। सो मिलते हैं फिर कल के क्लास में, बाकी कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। और 8 बजे सबको यहाँ पर प्रेजेंट हो जाना है, बार बार आप लोग को मैसेज नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो याद रखना। चलिए मिलते हैं फिर कल की क्लास में, बाय।